ठीक है। ये चेयर एक उधर रख दीजिए ना, वहाँ बैठने को दिक्कत होता है। ये दिक्कत, बड़ी समस्या हो गया। आइए जल्दी आप लोग ऑनलाइन होइए। गुड आफ्टरनून समर जी, जितेंद्र गुड आफ्टरनून, जल्दी आइए आप लोग। शामेंद्र गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी आप लोग लाइव होइए। आ जाइए जल्दी। जल्दी आइए। हाँ जी, जल्दी आइए सभी लोग। गुड आफ्टरनून, आ जाइए, हम शुरू करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन में नॉमिनेशन कैसे होता है किसी प्रत्याशी के लिए। नॉमिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और साथ साथ इनकी क्वालिफिकेशन, इनके इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल बोर्ड कैसे होता है इनकी भी बात हम लोग किए हैं। और उसके बाद वोटिंग कैसे होते हैं, वोटिंग होने के बाद काउंटिंग कैसे होता है, ये सभी कुछ। और इस प्रकार से ओथ इनको कौन दिलाता है। फिर पद से रिमूवल के लिए इनके लिए स्पेशली एक प्रोसीजर होता है, नेम है इम्पीचमेंट प्रोसीजर। पद से हटाने की प्रक्रिया, कैसे हटाए जाते हैं, ये सभी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बातें करेंगे इनके लिए, बल्कि हम लोग ये फार्मूला भी मैंने दिखाया था। एक एमएलए को वोट वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, और एमपीज के लिए वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, जो यूपीएससी, सीडीएस एग्जाम, सीएपीएफ, पीसीएस में ये फार्मूले कई बार पूछे गए, और इन फार्मूले से रिलेटेड पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन भी बता चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट पोस्ट से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर क्या होते हैं, यानी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, शक्तियां राष्ट्रपति की, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बातें करेंगे पावर से रिलेटेड फर्स्ट पावर की, और ये फर्स्ट पावर होगा, ये होगा एक्सिक्यूटिव पावर। तो फर्स्ट पावर है, ये है एक्सिक्यूटिव पावर्स। कार्यपालिका शक्तियां, एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां। और एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियों की जो बात की गई है उनकी व्यवस्था इस प्रकार से बात एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति में इनको इस प्रकार से पावर दिए गए। नंबर फर्स्ट, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है, ये माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि ऑल एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी केंद्र सरकार की जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं, जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति पद में निहित होती है, और जो भी कार्य ये करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अदर ऑल मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री हैं, जिनसे लेकर के मंत्री परिषद बनता है, और उस मंत्री परिषद के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट एंड अदर ऑल मिनिस्टर्स
ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑल्सो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। तो केंद्र में जो सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद है, उस केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, हेड होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य सभी मंत्री नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? ये नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार से ये नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। इतना ही नहीं, सेंटर के जितने भी पोस्ट हैं वो सभी अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा? ये सभी पोस्ट अपॉइंटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट। जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट। इतना ही नहीं, कैग यूपीएससी के हेड एंड मेंबर, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड एंड मेंबर, और इसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर ऑल मेंबर्स जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये सभी अपॉइंटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट। और इस प्रकार से ये सभी पावर आते हैं एक्सिक्यूटिव पावर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी अपॉइंटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये जो भी पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट के, ये सभी पावर आप सुन करके, पढ़ करके ये मत समझिएगा कि प्रेसिडेंट रियल अथॉरिटी पोस्ट है, इस पद में वास्तविक सत्ता पाई जाती है, वास्तव में इसके पास पावर है, ऐसा कुछ नहीं। यानी अटॉर्नी जनरल आपकी कंट्री का कौन होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होगा, ये रिकमेंडेड। किसी स्टेट का गवर्नर कौन होगा, आप जानते होंगे स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट कौन होगा किसी स्टेट का गवर्नर, ये रिकमेंड करने का पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा रिकमेंडेड होता है और इस प्रकार से ये अपॉइंटेड होता है बाई प्रेसिडेंट। तो चूंकि केंद्र सरकार जिनको चाहती है रिकमेंड करेगी, इस मामले में राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, इसलिए फॉर्मल औपचारिक पावर कहा जाएगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। और इस प्रकार से एक फॉर्मल औपचारिक सत्ता पावर कहा जाएगा राष्ट्रपति को, और रियल अथॉरिटी वास्तविक सत्ता कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। क्लियर? तो इस प्रकार से ये है एक्सिक्यूटिव पावर, और एक्सिक्यूटिव पावर के बाद नेक्स्ट पावर की हम लोग बातें करेंगे, और नेक्स्ट पावर होगा, ये होगा सेकेंड पावर, ये होगा फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। देखिए, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियों की जो बात की गई है, इसमें व्यवस्था इस प्रकार से दी गई। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियों की बात देखा जाए तो इसमें व्यवस्था जो दिया गया है, ये जितने भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल होते हैं वो पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है। तो जितने भी वित्त विधेयक सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, इसी तरह से धन विधेयक सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, सरकार के जो मंत्री हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर मनी बिल या फाइनेंस बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले परमिशन किसका लेते हैं? राष्ट्रपति का। तो सबसे पहले मनी बिल और फाइनेंस बिल परमिटेड होता है बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के परमिशन के बगैर फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये पावर जो दिया गया है, इसी पावर को कहा गया है प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर, क्योंकि फाइनेंशियल मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ऑथराइज है परमिशन देने के लिए, इसलिए प्रेसिडेंट को कहा जाएगा इनका ये परमिशन देने का पावर जो फाइनेंशियल मामलों में, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को अनुमति देने की जो शक्ति है, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। इतना ही नहीं, आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, ये होता है कंसोलिडेटेड फंड। ये है कंसोलिडेटेड फंड। हिंदी में इसको बोला जाता है संचित निधि। तो ये संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, इसमें से 1 रुपये निकालना हो, कंसोलिडेटेड फंड में से 1 रुपये निकालना हो या 1 लाख करोड़ निकालना, मेरे कहने का मीनिंग है ये इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेजर है, भारत सरकार का खजाना है। हम आप पब्लिक किसी पोस्ट पर है, बिजनेस व्यवसाय करते हैं या बेरोजगार हैं, हम हर तरह की इंडियन पब्लिक धन देते हैं सरकार को। वो धन रखा कहाँ जाता? कंसोलिडेटेड फंड। किस तरह से धन देते हैं? जैसे आप बहुत बड़े पोस्ट पर हैं
तो जानते ही होंगे बहुत सारे टैक्सेस हैं, आपके वेतन से कटेगा तब वेतन मिलता है। बहुत बड़े बिजनेस व्यवसायी हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, तो जाहिर सी बात है आप लाखों करोड़ों इनकम टैक्स और भी टैक्स भारत सरकार को देंगे। इसी प्रकार से आप बेरोजगार हैं, नौकरी में नहीं है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफिसर बनने के लिए, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे आप भारत सरकार के इनकम के सोर्स कैसे हैं, आप तो कमाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप ही नहीं, बहुत पुअर भिखारी कोई है, रिक्शा चालक है, वो भी भारत सरकार का इनकम का सोर्स है। कैसे? मान लीजिए अभी ट्रेन से 500 किलोमीटर यात्रा किया, 1000 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा किया, तो जैसे उसने ट्रेन से यात्रा किया भारत सरकार को इनकम करा दिया। तो इस तरह से रोजगार, बेरोजगार, नौकरी, व्यवसाय, हर वर्ग के लोग, हम भारत के लोग भारत सरकार के इनकम के सोर्स हैं। और इस तरह से जो हम आप इनकम देते हैं वो यहीं रखा जाता है कॉन्सुलेट फंड संचित निधि। तो इस तरह से कहा जाएगा कि कॉन्सुलेट फंड संचित निधि जो है वो पब्लिक का मनी इसमें रखा गया है, और पब्लिक की कमाई पब्लिक का मनी है, इसलिए पब्लिक के मनी पर पब्लिक का कंट्रोल भी माना गया है। कैसे कंट्रोल होता है? मैंने अभी बताया, इसमें से 1 रुपये निकालना हो या 1 लाख करोड़ निकालना, अमाउंट इसमें से तभी निकल पाएंगे। नंबर फर्स्ट, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, काफी उस पर डिस्कस होगा, काफी डिस्कस के बाद वोटिंग होगा, मेजॉरिटी मिलेगा सफिशिएंट, तभी उसमें से धन निकल सकेगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं भारत के पब्लिक के द्वारा ही इलेक्ट होकर गए, यानी जनता के प्रतिनिधि हाउसेज में। तो जनता के प्रतिनिधि के उपस्थिति भारत की जनता की उपस्थिति मानी जाती है, क्योंकि जनता ही इलेक्ट करके भेजा है। तो उनके प्रतिनिधित्व के थ्रू माना जाता है कि पार्लियामेंट में भारत की जनता उपस्थित है। इसलिए माना गया है कि पब्लिक का मनी है और पब्लिक के मंत्री पब्लिक के प्रतिनिधि का ही कंट्रोल है। इसलिए माना गया है कि पब्लिक के मनी पर पब्लिक का कंट्रोल है। जब तक हमारे आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव की सहमति मेजॉरिटी नहीं हो सकेगी, तब तक उसमें से 1 रुपये भी धन नहीं निकल पाएगा। अगर बहुमत मेजॉरिटी मिल गया, सहमति मिल गई, तो करोड़ों रुपये वन टाइम एक बार में निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए माना गया है कि कॉन्सुलेट फंड में पब्लिक का मनी है, भारत सरकार का वो खजाना ट्रेजर है, और पब्लिक के मनी पर पब्लिक का ही कंट्रोल है, आपके हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए यहां पर अरबों खरबों रुपये है, लेकिन आपके कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, आपके देश में फ्लड आ गया, तो ऐसे परिस्थिति में इमीडिएट करोड़ों रुपये चाहिए। वो कैसे जरूरत पड़ती है? मान लीजिए हजारों लोग हैं जो अर्थक्वेक में भयंकर घायल हो गए, फ्लड में भयंकर उनकी स्थिति बड़ी पुअर है, मतलब घायल हैं, बहुत ही भयंकर स्थिति। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत बड़ा कैंप लगा है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। डॉक्टर ने डिमांड किया कि 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन, मेडिसिन, इतने ब्लड, ग्लूकोज एटसेट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है, 2 घंटे के अंतर्गत नहीं प्राप्त हो पाया, तो सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं घायल जिनको बचाना संभव नहीं है, डेथ हो जाएगा। अर्थात 2 घंटे के अंदर धन चाहिए। मैंने अभी बताया, इसमें से 1 रुपये निकालना हो या लाखों, घंटों डिस्कस होगा, मेजॉरिटी से पास होगा तभी धन निकलेगा, अदरवाइज नहीं। पता चले यहां पर 5 घंटे अभी डिस्कस होगा और डॉक्टर बोल रहे हैं 2 घंटे के अंदर चाहिए, ये सारी जरूरतें पूरा होना चाहिए, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। अब 5 घंटे पास करने में लगेगा, इससे पहले जो सीरियस घायल है वही पास हो जाएंगे, यानी डेथ हो जाएगा। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, उन लोगों ने उसी समय विचार किया कि फ्यूचर में इस तरह के हालात, परिस्थिति अगर हमारे देश में होते हैं तो लोगों को बचाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने क्या सोचा, समझिएगा। इसलिए उन लोगों ने व्यवस्था क्या किया, उन लोगों ने एक और फंड का क्रिएशन किया, और इस फंड की व्यवस्था कॉन्सुलेट फंड की व्यवस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 में। और एक और फंड का व्यवस्था उन्होंने किया, इस फंड का नेम है कॉन्टिंजेंसी फंड। ये है कॉन्टिंजेंसी फंड, आप इसे हिंदी में बोलेंगे आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि, कॉन्टिंजेंसी फंड।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 267। अंडर दिस आर्टिकल ये व्यवस्था है कॉन्टीजेंसी फंड। तो इस कॉन्टीजेंसी फंड पर, इस आकस्मिक निधि पर मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात में फिर क्या होगा, जब कभी भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है ऐसे सिचुएशन हालात में, तो करोड़ों रुपये राष्ट्रपति इसमें से निकालकर सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे कि पब्लिक को बचाने के लिए हर संभव जो भी प्रयास है आप कीजिए ताकि लोगों को बचा लिया जा सके। इसमें कॉन्टीजेंसी फंड में 500 करोड़ रुपए एडवांस में हमेशा मनी होते हैं। तो इस प्रकार से एडवांस में इसमें धन होता है, इसलिए इस मनी को कहते हैं एडवांस मनी। तो इस मनी को नाम दिया गया है एडवांस मनी। ये होता है एडवांस मनी यानी एडवांस धन, और इस पर मोनोपोली एकाधिकार प्रेसिडेंट का है, इसलिए ये प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर है। राष्ट्रपति का ही एकाधिकार मोनोपोली है, इसलिए ये राष्ट्रपति का फाइनेंशियल पावर में इतना ही नहीं, जब कभी भी इंडिया का कैग ऑडिट करता है, कभी कोई स्कैम हो गया तो इंडिया का कैग ऑडिट करता है और इंडिया का कैग ऑडिट करके अपना रिपोर्ट देता है। तो कोई भी जब स्कैम होता है तो ऐसे परिस्थिति में कैग ऑडिट करता है और कैग ऑडिट करके रिपोर्ट तैयार करता है। कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को जब ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होता है तो ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति देता है किसको? स्पीकर को, और स्पीकर रखवाते हैं लोकसभा में। और जानते होंगे लोकसभा में पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देती है, और उनका रिपोर्ट जब आता है तो जानते होंगे पार्लियामेंट न्यूज हम आप देखते हैं या कोई भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर, उसके द्वारा हमको आपको पता चल जाता है कि कौन सा मंत्री कितने लाख करोड़ लूटा है, ये जानकारी पता चलता है। तो इस प्रकार से कैग जो ऑडिट रिपोर्ट देता है वो सामान्य मैटर नहीं होता है, ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल मैटर होते हैं, और उस मैटर को रिसीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज सेंटर में सिर्फ प्रेसिडेंट को यह पावर दिया है, अदर किसी पोस्ट को नहीं। ये भी फाइनेंशियल मैटर है कैग ऑडिट रिपोर्ट, इसलिए ये प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर है। इतना ही नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग जो होता है, ये वित्त आयोग आता है अंडर आर्टिकल 280। कैग आता है अंडर आर्टिकल 148 टू 151 और वित्त आयोग आता है अंडर आर्टिकल 280। तो जब कभी भी ये अपने स्टडी करके फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करता है तो फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट किसको देता है? ये अपना रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। और फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट होते हैं ये भी फाइनेंशियल मैटर हैं और रिसीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज सिर्फ प्रेसिडेंट को किया है, इसलिए यह भी प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर है। ये सभी राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया, एक बार और सुन लीजिए। शुरू में मैंने बताया कि मनी बिल या फाइनेंस बिल जब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं? लोकसभा में। तो हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति के परमिशन लेने होते हैं, इसलिए फाइनेंशियल मामलों में राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज है, अधिकृत है परमिशन देने के लिए, इसलिए राष्ट्रपति का फाइनेंशियल पावर। बजट जब फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं तो सबसे पहले परमिशन किसका? राष्ट्रपति का, इसलिए ये भी फाइनेंशियल पावर। इस प्रकार से देखा जाए तो कॉन्टीजेंसी फंड पर इनका मोनोपोली एकाधिकार है, ये भी फाइनेंशियल पावर। कैग के ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन के ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट ये जो प्राप्त करते हैं राष्ट्रपति, ये सारे फाइनेंशियल मैटर है और फाइनेंशियल मैटर में ये प्राप्त करने का पावर सिर्फ इन्हीं को है और किसी को रिसीव करने का पावर नहीं है सेंटर में, इसलिए ये सभी पावर अधिकार राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय शक्ति है। जितेंद्र का कमेंट जरा मैं देख लूं। सर एक बात आप बता सकते हैं कि
जो आप क्लास में पढ़ाते हैं वो नोट डाउन करना बेटर है या ओनली नोट से ही पढ़ना चाहते? देखिए जितेंद्र दी, जो आपको पीडीएफ में नोट्स दिया गया है प्लस आप वीडियो देखते होंगे, सफिशिएंट है। आप बार बार वीडियो देखिए संभव हो, और साथ साथ नोट्स रिवीजन कर लीजिए। क्वालिटी में एक भी गलत नहीं करेंगे, ये गारंटी है। बट रेगुलर क्लास करते हो और रिवीजन करते हैं तो अलग से मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप सक्षम है, कर लेते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी है महत्वपूर्ण, तो आप कर लेते हैं तो सो फार सो गुड, और ही अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट को मैंने देखा जो लेक्चर में बहुत सारी बातें, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, उन बातों को भी स्टूडेंट इतने स्मार्ट हैं, उनको भी नोट कर लिए। और मुझे याद है वो अपने नोट्स हमारे व्हाट्सएप पर भेजे। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि कितने ब्रिलियंट, कितने मेहनती और कितने मेधावी स्टूडेंट हैं, इतने भी मेहनती, जो लेक्चर तक की बहुत सारी बातें उनके नोट्स में। तो अगर इस तरह से कोई स्टूडेंट इतना मेहनती है, इतना एक्टिव है, कर लेता है, तो सोच लीजिए उसका फ्यूचर और अच्छा होगा। वो सोच लीजिए सिर्फ सीपीओ सीजीएल वगैरह नहीं, वो पक्का है सीपीओ वगैरह नहीं, वो पक्का है पीसीएस भी, आईएएस आराम से करेगा जब इतना एक्टिव है। तो डिपेंड आप पर करता है। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो आपके पास पीडीएफ हमारा हाई है, लेक्चर सुन रहे हैं, इतने से भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सेलेक्ट होंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। बट नियमित एक मेहनत को आदत बना लीजिए, यानी मेहनत को न समझिए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो अच्छी बात नहीं। एंजॉय कीजिए, मेहनत को एक आदत में, हैबिट में बना लीजिए, यानी पढ़ाई करना एक आदत, स्वभाव बना लीजिए, एक इंजॉयफुल लाइफ। इसको एक कभी मत समझिए इतने घंटे पढ़ा, बड़ा टेंशन, बड़ा मेहनत किया। ये मेहनत, ये टेंशन, ये नहीं लेना है। लाइफ इंजॉयफुल होनी चाहिए। बस लक्ष्य सामने हो कि हमें पीसीएस बनना है तो बनना है, हमें सेना में ऑफिसर बनना है, सीडीएस क्वालिफाई करना है। कितने पढ़ने हैं, कितना मेहनत, कुछ नहीं, थकान आपके दिमाग में आएगा ही नहीं जब इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी चाहें आप करें। मैंने आपको बता दिया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पावर की बातें करेंगे। और नेक्स्ट पावर की बातें हम लोग करते हैं, ये नेक्स्ट पावर होगा फाइनेंशियल पावर। फर्स्ट पावर आपने देखा एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड फाइनेंशियल पावर, थर्ड पावर की बात मैं करने चल रहा हूं। और थर्ड पावर होगा, ये होगा मिलिट्री पावर। सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां जो होती हैं उनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से। सैन्य शक्तियों के लिए व्यवस्था है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमान, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमान राष्ट्रपति पद में पाया जाता है। और तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमान जो राष्ट्रपति पद में पाया जाता है, इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के मामले में जो सुप्रीम कमान राष्ट्रपति पद में पाया जाता है, इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के हेड भी अपॉइंटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट। तो आपके यहां सेना के मामले में जो 3 विंग हैं और तीनों सेनाओं के हेड अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। बट यहां भी कंफर्म हो लीजिए, रियली राष्ट्रपति को नियुक्त करने का पावर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको चाहती है रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति महोदय का इस मामले में क्या होगा, सिग्नेचर। तो तीनों सेनाओं के हेड अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमान, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमान इसी राष्ट्रपति पद में पाया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का राष्ट्रपति जो होता है, संविधान की व्यवस्था के अकॉर्डिंग सर्वोच्च कमांडर माना गया है, सुप्रीम कमांडर होता है ऑफ इंडिया का। और इतना ही नहीं, ये सेना के मामले में बहुत सारे निर्णय होते हैं जो अनाउंसमेंट होते हैं बाई प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण के द्वारा इन सभी को सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी भी मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी है, दुश्मन, और मजबूरी हो गई कि उसको जवाब देने के लिए लड़ाई जरूरी है, वार मजबूरी हो गई, बातचीत से मामला नहीं सुलझ रहा है और दुश्मन बार बार धमकी दे रहा है, या दुश्मन अटैक कर दिया
हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार उसको बातचीत से समझा रहे हैं, लेकिन समझाने को वीकनेस मान लिया भारत की, हमारे देश की कमजोरी मान लिया, उसने अटैक कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सेना के हेड ऑर्डर नहीं कर सकते कि बहादुर लड़ जाओ। ये डिसीजन लेने का पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पीएम एंड कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और पीएम एंड कैबिनेट प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ऑन पेपर रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। और इस प्रकार से थोड़ा पानी लेते आइए। और इस प्रकार से जब ये डिसीजन लेने लगे, पीएम एंड कैबिनेट डिसीजन लेते हैं, तो ये अपना डिसीजन ऑन पेपर रिकमेंड भी करते हैं, ओरली नहीं, कोई व्यवस्था ओरली नहीं। तो लिखित ये अनुशंसा सिफारिश करते हैं अपने निर्णय को राष्ट्रपति को। इतना काम हो गया तो राष्ट्रपति अब अनाउंस करते हैं वार के लिए। तो भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति युद्ध के लिए घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं। और जस्ट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक राष्ट्रपति के घोषणा के बाद हमारी सेनाएं अब दुश्मन को सबक सिखाना शुरू कर देते हैं। यानी अनाउंसमेंट ऑफ वार सेना के हेड के द्वारा नहीं होता, होता है बाई प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से मान लीजिए लड़ाई चल रहा है और लड़ाई चलते 4 दिन बीत गया, दुश्मन की छक्के छुड़ा दिए हमारे जवान। याद कीजिए 1965 पूरा लाहौर, पाकिस्तान का पूरा लाहौर भारत के कब्जे में आ गया था। और पाकिस्तानी सेना के हेड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाके गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज प्रधानमंत्री जी वार रुकवाइए, नहीं तो अभी लाहौर भारत के कब्जे में हुआ, इस्लामाबाद भी ले लेगा। और उनके पास लड़ने के लिए कोई इस तरह से महत्वपूर्ण हथियार बचा नहीं। हमारे ऑफिसर जवान उनको जलाते भी जा रहे थे, बहुत बड़ी डेड बॉडी संख्या, तोप टैंक जलते जा रहे। ऐसे मजबूरी में क्या हुआ, बस प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट किए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से, प्लीज शास्त्री जी वार रोकवाइए। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि जब कभी भी राष्ट्रपति अनाउंस कर दिए वार के लिए और हमारी सेना मजबूत पड़ रही है, दुश्मन को सबक सिखा रही है, काफी दुश्मन की हालत बिगड़ गया, जमीन भी हमारी सेना ने कब्जा कर लिया और बहुत ज्यादा डेड बॉडी सामने, काफी हथियार उनके नष्ट कर दिए। और उधर से रिक्वेस्ट आ रहा है वार रोकने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सेना के हेड वार को रोक दें। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेना के हेड को वार रोकने के लिए या अनाउंस करने के लिए पावर नहीं दिया। बस दुश्मन वार में अपने गन, अपने तोप, गोले जो भी इस्तेमाल कर रहा है, इधर से भी इस्तेमाल करना है, दुश्मन का जवाब देते चलना है, आप एक हो या अनेक हो। वार तभी रुकेगा जब प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, तभी रुकेगा। विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना राष्ट्रपति के युद्ध विराम की घोषणा किए बिना, जब तक राष्ट्रपति युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक हमारे सेना के द्वारा वार रुकेगा नहीं। तो पीएम एंड कैबिनेट अपने से राष्ट्रपति अनाउंस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे उठे प्रेसिडेंट और ललकार दिए कि बहादुर लड़ जाओ, या वार चल रहा है ललकार दिए बहादुर रुक जाओ। राष्ट्रपति को पावर नहीं। पीएम एंड कैबिनेट रिटन रिकमेंड करेंगे वार रोकने के लिए, फिर राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे और वार रुकेगा। तो वार के लिए अनाउंस करना, वार रोकने के लिए अनाउंस करना, ये आपने देखा रिकमेंडेड पावर है, पीएम एंड कैबिनेट के द्वारा सिफारिश होते हैं रिटन, तब ये करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो रियली देखा जाए तो प्रेसिडेंट को जो ये पावर है ये फॉर्मल है, औपचारिक है, बट प्रेसिडेंट के द्वारा ही है, किसी और को नहीं। तो इसलिए सेना के मामले में ये शक्ति जो संविधान राष्ट्रपति को दिया है अनाउंस करने को, इसलिए ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर है। और इस प्रकार से और भी बात है मिलिट्री पावर। एक तो आपने देखा सेना के हेड की नियुक्ति और सुप्रीम कमांड भी इसी पोस्ट में, साथ साथ वार के लिए अनाउंसमेंट, वार रोकना, ये सभी राष्ट्रपति पोस्ट में निहित है। इसलिए राष्ट्रपति को माना गया है ये मिलिट्री पावर है, सैन्य शक्तियां। और आइए अब हम लोग नेक्स्ट पावर की बातें करेंगे। नेक्स्ट पावर क्या क्या इनको दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए नेक्स्ट क्या पावर।
देखिए जितेंद्र जी, जो आपने लिखा है कि मुझे क्लास नोट्स बनाना बेटर ऑप्शन लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी बताया, स्वयं से आप मेहनत करके, पीडीएफ के अलावा भी आप मेहनत करके बनाते हैं, सो फार सो गुड मैंने बोला है। इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और इस तरह से मेहनत करने की आप में जज्बा है तो बहुत ही उसका फायदा आपको जीवन में दिखेगा। ये तो सोचिए ही नहीं। अगर इस तरह से करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, और भी स्टूडेंट करना चाहते हैं करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग पावर में नेक्स्ट बातें करेंगे। पावर के मामले में हम लोग नेक्स्ट पावर की बातें करेंगे। और नेक्स्ट पावर अब हम लोग बातें करेंगे इस प्रकार से। मिलिट्री पावर के बाद नेक्स्ट पावर होगा, और ये होगा डिप्लोमेटिक पावर। तो नेक्स्ट पावर होगा डिप्लोमेटिक पावर। कूटनीतिक शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्तियां। और देखिए डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्तियां क्या है, इनको समझिएगा। डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्तियां इस प्रकार से। देखिए इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन कंट्री रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। आप याद कीजिए, एक समय था भारत के प्रधानमंत्री के साथ बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप यूएसए गई थी। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी भी गई थी प्रधानमंत्री के साथ। साथ ही साथ देखा जाए तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भी गए थे, और भी कुछ लोग ऐसे गए थे। बहुत सारी एक टीम गई थी। अब जानते होंगे यूएसए से भी एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आई थी। एक समय था बराक ओबामा जी के साथ। इसी तरह से आप देखे होंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, तो विभिन्न कंट्री में हमारे कंट्री से भी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जाते हैं और अदर कंट्री से भी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आते हैं। तो इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जाते हैं, ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जाते हैं। इंडिया नामक फैमिली का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो ये इस प्रकार से राष्ट्रपति के ऑन बिहाफ, राष्ट्रपति की तरफ से ही जाते हैं, या और इस कारण से ये राष्ट्रपति का डिप्लोमेटिक पावर माना गया। आगे देखिए, भारत सरकार जब कभी भी किसी फॉरेन कंट्री से किसी मुद्दे पर एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई भी समझौता, संधि भारत सरकार जो करती है, वो सभी कुछ गवर्नमेंट हमारी जरूर करती है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के तरफ से माना गया है। इसलिए राष्ट्रपति को यह माना गया है कि ये पावर, डिप्लोमेटिक पावर, राष्ट्रपति में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बातें करें, ये क्या होगा। नेक्स्ट देखा जाए तो व्यवस्था इस प्रकार से। नेक्स्ट तो व्यवस्था रखा गया है वो इस प्रकार से, जैसे यहां पर जो व्यवस्था दिया गया है डिप्लोमेटिक पावर में, सिर्फ इतना ही नहीं होता कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप यहां से गया और फॉरेन कंट्री से आया, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इतना ही नहीं। फॉरेन कंट्री से हमारे यहां कोई रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, कहीं से भी, तो कोई भी वर्ल्ड का कंट्री हो, इंडिया हो या कोई भी, अपने अतिथि का अच्छे ढंग से हॉस्पिटेबिलिटीज, अच्छे ढंग से अतिथि सत्कार करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी। और अच्छे ढंग से अतिथि सत्कार, हॉस्पिटेबिलिटी भी आता है डिप्लोमेटिक में। कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके यहां कोई आया है तो अच्छे से अतिथि सत्कार न करें। बस अगर नहीं किए तो वर्ल्ड लेवल पर एक बदनामी होती है। इसलिए अच्छे ढंग से अतिथि सत्कार, आवभगत करना, अच्छे ढंग से बिहेव, व्यवहार करना, ये भी आता है इसी में। और ये सभी डिप्लोमेटिक पावर में आते हैं, सभी आते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी राष्ट्रपति का डिप्लोमेटिक पावर। तो आपने नंबर फर्स्ट पावर देखा एक्सिक्यूटिव पावर, नंबर सेकंड फाइनेंशियल पावर, नंबर थर्ड मिलिट्री पावर, और नंबर फोर्थ डिप्लोमेटिक पावर। नेक्स्ट पावर, फिफ्थ पावर हम बात करने चल रहे हैं, और फिफ्थ होगा, ये होगा जुडिशियल पावर। तो आइए देखा जाए न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर क्या है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट होगा फिफ्थ, और ये होगा जुडिशियल पावर। तो फिफ्थ होगा और ये होगा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर
न्यायिक शक्तियां। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। और जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियों की जो व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था इस प्रकार से। देखिए, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियों में प्रेसिडेंट को पावर होता है अंडर आर्टिकल 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्तियां होता है, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। इसमें क्या पावर है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को इसमें पावर होता है पार्डन करने का, क्षमादान करने का। तो भारत के संविधान में अंडर आर्टिकल 72 पावर है। कोई भी व्यक्ति, सपोज कर लीजिए, बहुत बड़ा क्राइम किया और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, काफी एविडेंस मिल गए उनके क्रिमिनल होने का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब समझिएगा, काफी एविडेंस मिल गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी का ऑर्डर कर दिया। तो काफी सारे सबूत मिल गए क्रिमिनल अपराधी होने का, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी का ऑर्डर कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी का ऑर्डर कर दिया, ऐसी परिस्थिति में वो क्या हो गया है, अब मृत्यु दंड उन्हें मिलेगा। फांसी का ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उस व्यक्ति ने अगर राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन दे करके याचना किया, रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया, और प्रार्थना एप्लीकेशन जो दिया, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ने अगर पार्डन कर दिया, अंडर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर है। इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पावर है, प्रेसिडेंट को पावर है। क्या पावर है? इनको पावर होता है पार्डन करने का। तो अंडर दिस इनको पावर होता है क्षमादान करने का। तो इस अनुच्छेद में इनको पावर होता है पार्डन, क्षमादान करने का। अगर इन्होंने पार्डन कर दिया, क्षमादान कर दिया, तो बस ऐसे परिस्थिति में वह व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष हो गया। भले ही बहुत बड़ा मर्डर था, 20 का मर्डर किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अगर पार्डन, क्षमादान कर दिया, तो न सिर्फ उस व्यक्ति का पनिशमेंट कम हो गया, न सिर्फ उस व्यक्ति का दंड कम होगा, बल्कि बिल्कुल निर्दोष हो गया एकदम पार्डन करने के बाद। ये तो रहा पार्डन अंडर आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को पावर है पार्डन, क्षमादान करने का। अगर पार्डन, क्षमादान कर दिए तो वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट कम नहीं हुआ, बल्कि एकदम निर्दोष हो गया, हमारे आप जैसे कोई क्राइम किया ही न। लेकिन ये मत समझिएगा कि भारत का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है। जब किसी को चाहे, किसी क्रिमिनल अपराधी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दिया, मृत्यु दंड का ऑर्डर दिया, और जब चाहे ये माफ कर देगा, पार्डन कर देगा, ऐसी बातें नहीं। कंफर्म कर लीजिए, पीएम एंड कैबिनेट जब रिटेन रिकमेंड करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिल करके जब रिटेन अनुशंसा सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति पार्डन के लिए अनाउंस करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो राष्ट्रपति को किसी को क्षमा देना, किसी को पार्डन करना, यह स्वयं से डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, स्वविवेकी शक्ति नहीं है। यह पावर रिकमेंडेड है, सिफारिश किया जाता है पीएम कैबिनेट के द्वारा, तभी राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति स्वयं अपने बुद्धि विवेक से किसी को क्षमादान नहीं कर सकते। कंफर्म होते चलिए, यह तो रहा पार्डन। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को बड़ा पनिशमेंट मिला है, और उस बड़े पनिशमेंट में राष्ट्रपति घटा देते हैं, कम कर देते हैं, यानी पार्डन, क्षमादान नहीं किए, पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दिए। किस तरह से पनिशमेंट घटा देते हैं, संविधान क्या पावर दिया है घटाने का, किस तरह से कम करेंगे, इसको हम क्लासिफाई करके 4 कैटेगरी में आप लोगों को बताना चाहेंगे। यहां से कमीशन कई बार क्वेश्चन किया है, मैं उस क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग फ्यूचर में गलती करने के चांसेस ना हो। तो एक तो देखा, किसी को मृत्यु दंड मिला है और पीएम एंड कैबिनेट ने ऑन पेपर रिकमेंड कर दिया अंडर आर्टिकल 72, इन्होंने पार्डन कर दिया, तो वह व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष। लेकिन निर्दोष बिल्कुल यानी पार्डन नहीं करते हैं, पनिशमेंट को कम करते हैं, घटाते हैं। तो किस तरह से कम करेंगे, अब इनकी बातें देखिए। तो क्लासिफाई करके मैं बताने चल रहा हूं। नंबर फर्स्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी है इस प्रकार से, एक कैटेगरी है नंबर फर्स्ट जो आपने देखा, इसको आप कहेंगे लघुकरण। तो इसको आप बोलेंगे लघुकरण, यह है लघुकरण यानी कम्यूट। कम्यूट में क्या होता है,
कम्यूट में ये व्यवस्था है, इसको कहा जाएगा चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट, चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। हिंदी में बोला जाएगा दंड के प्रकृति को बदलकर। तो राष्ट्रपति इसमें पनिशमेंट कम करेंगे, बट पनिशमेंट किस तरह से कम करेंगे, पनिशमेंट के नेचर को ही चेंज कर देंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट दिया 10 इयर्स का जेल और 10 वर्ष का जेल। कैसा दिया? हार्ड वर्क के साथ। देखिए, जुडिशरी जब किसी को हार्ड वर्क के साथ जेल देती है तो वह व्यक्ति उस क्राइम को लेकर के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट जेल में बंद करने का दिया, जेल में तो रहेगा, 10 वर्ष का दिया है, लेकिन सामान्य कैदी जैसे जेल में नहीं रहेगा। 10 वर्ष का जेल का ऑर्डर है, 10 वर्ष आराम से नहीं रहेगा। हार्ड वर्क के साथ जेल है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इसलिए जेल में जरूर रहेगा, उससे हार्ड वर्क भी लिए जाएंगे। तो अन्य सामान्य कैदियों जैसे नहीं रहेगा, काफी हार्ड वर्क लिए जाएंगे। जैसे इस समय समझ रहे हैं मई के महीने में बहुत ज्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लू चल रहा है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, विभिन्न क्षेत्रों में काफी गर्मी पड़े। तो मान लीजिए वो जेल जिस क्षेत्र में, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जहां भी, उस जेल कैंपस में उनसे काफी हार्ड वर्क लिए जाते हैं और भागने के भी चांस नहीं है। स्टेट की पुलिस, जो जेल की पुलिस होगी, लोडेड गन तैयार होगी, तो काफी हार्ड वर्क लिए जाते हैं। लेकिन 10 वर्ष का जेल है। मैंने आपके सामने लिखा है, बोर्ड पर देखिएगा, चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। इसमें राष्ट्रपति पनिशमेंट को घटा देंगे, कम कर देंगे, लेकिन कैसे कम करेंगे? पनिशमेंट का जो नेचर है उसको चेंज करके, दंड की प्रकृति जो है उसको बदल करके राष्ट्रपति पनिशमेंट कम करते हैं। अब आप लोग समझिएगा, पनिशमेंट का नेचर क्या है? हार्ड वर्क के साथ जेल। तो क्या करेंगे राष्ट्रपति? उसको बदल देंगे, यानी 10 वर्ष ही जेल में रहेगा, बट उससे हार्ड वर्क नहीं लिया जाएगा। तो यह है कम्यूट। आपसे कमीशन पूछेगा कि कम्यूट में पनिशमेंट कैसे कम किए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा दंड के प्रकृति को बदलकर, चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। और समझाने के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया सफिशिएंट है, यानी 10 वर्ष का जेल है हार्ड वर्क के साथ। तो पनिशमेंट का नेचर राष्ट्रपति बदल करके, दंड की प्रकृति को बदलकर राष्ट्रपति दंड कम करेगा, यानी दंड की प्रकृति क्या है? हार्ड वर्क के साथ जेल। तो 10 वर्ष ही जेल में रहेगा, बट हार्ड वर्क नहीं लिया जाएगा, पनिशमेंट की प्रकृति, नेचर चेंज हो गया। और भी एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला है, राष्ट्रपति पनिशमेंट के नेचर को चेंज करके कम्यूट में कैसे पनिशमेंट कम करेगा? मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, तो पनिशमेंट अभी भी मिलेगा, बट मौत, फांसी नहीं मिलेगा, जेल में रहेगा आजीवन। तो 2 एग्जाम्पल आपने सुना, इसे प्रूफ हो गया। यह है कम्यूट में राष्ट्रपति के द्वारा पनिशमेंट घटाने के तरीके, और इस तरीके में कैसे होंगे? दंड के प्रकृति को बदलकर राष्ट्रपति दंड कम करेंगे, चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। और सेकंड कैटेगरी, मेरे ख्याल से कोई डाउट किसी को नहीं होगा। हम अब बातें करेंगे सेकंड कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है, ये है परिहार। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा रिमिशन। तो आइए देखा जाए अब रिमिशन में क्या है। रिमिशन में व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया है, इसमें दिया गया है विदाउट चेंज ऑफ नेचर, विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट, आप हिंदी में इसको बोलेंगे दंड के प्रकृति को बदले बिना। यह व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति रिमिशन में पनिशमेंट को घटा देंगे, कम करेंगे, बट कैसे घटाएंगे? दंड की जो प्रकृति है, पनिशमेंट का नेचर है, उसको चेंज नहीं करेंगे। जो दंड की प्रकृति है उसको बदलेंगे नहीं, कभी भी नहीं चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए।
तो पनिशमेंट का जो नेचर है, दंड की प्रकृति है, उसको ये चेंज नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए। एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ लेंगे, मैं उसी से समझा दूंगा। समझिएगा, एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का जेल मिला, 8 वर्ष का जेल मिला, जितना भी, बट हार्ड वर्क के साथ। तो 10 वर्ष का जेल मिला है और हार्ड वर्क के साथ। अब राष्ट्रपति रिमिशन में भी पनिशमेंट घटाएंगे, कम कर देंगे, बट इसमें व्यवस्था क्या है, विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट, दंड के प्रकृति को बदले बिना। तो पनिशमेंट घटाएंगे भी, बट दंड की जो प्रकृति है, पनिशमेंट का जो नेचर है, विदाउट चेंज, उसको चेंज नहीं करेंगे। समझिए कैसे, 10 वर्ष का जेल है हार्ड वर्क के साथ, 10 वर्ष में से राष्ट्रपति ने घटा दिया 8 वर्ष, अब कितना बच गया, 2 वर्ष। तो अब 10 वर्ष ये जेल में नहीं रहेगा कैदी, मात्र 2 वर्ष रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा, हार्ड वर्क लिया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने वहां बोर्ड पर लिखा है विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का जो नेचर है हार्ड वर्क, वो विदाउट चेंज होगा, बदला नहीं जाएगा। इसलिए 10 वर्ष नहीं रहेगा जेल में, घटा दिया 8 वर्ष, 2 वर्ष रहेगा, लेकिन आराम से नहीं रहेगा, क्योंकि पनिशमेंट, दंड की जो प्रकृति है, वो बदला नहीं गया है। अब कम्यूट एंड रिमिशन, लघुकरण और परिहार में आप लोग डिफरेंस भी समझ गए होंगे, दोनों में कोई टेंशन नहीं होगा, टेंशन। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होगा, ये होगा सी। सी में दिया गया है विराम। विराम यानी इंग्लिश होगा रिस्पाइट, विराम, रिस्पाइट। और विराम में जो व्यवस्था दिया गया है, ये इस प्रकार से, ये है विराम की जो व्यवस्था दी गई है, वो इस प्रकार से दिया गया है। विराम में व्यवस्था दिया गया है स्पेशल कंडीशन, यानी हिंदी में आप कहेंगे विशेष परिस्थिति। तो स्पेशल कंडीशन में पनिशमेंट किस तरह से घटाए जाते हैं, कम किए जाते हैं, अब इनको समझिए। तो स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थिति में जो पनिशमेंट घटाए कम किए जाते हैं, उसमें व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्राइम किया, और उस क्राइम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दिया, लेकिन हार्ड वर्क के साथ सपोज कर लिए जेल का ऑर्डर किया, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, बट हार्ड वर्क के साथ। ऐसे में वह व्यक्ति महामहिम प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन देकर, कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमारे हालात पर प्लीज कृपा करें, फिजिकली हम हैंडीकैप एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे हैं, अगर जेल में हमसे हार्ड वर्क लिया गया तो मेरे डेथ हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पीएम एंड कैबिनेट अगर राष्ट्रपति को रिकमेंड कर दिए, तो राष्ट्रपति रिस्पाइट इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे, उसके परिस्थिति कंडीशन को देखते हुए, स्पेशल कंडीशन नॉर्मल हालात नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, पनिशमेंट को घटा देंगे। क्या होगा, यानी जेल में ही रहेगा, बट कोई हार्ड वर्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आराम से रहेगा। स्पेशल कंडीशन का और भी एग्जांपल सुना दूं। जैसे क्रिमिनल कोई महिला है, बहुत बड़ा क्राइम किया, बट क्राइम को देखते हुए हार्ड वर्क के साथ जेल सुप्रीम कोर्ट दे दिया, लेकिन वो महिला प्रेग्नेंट है, जेल में कैदी के रूप में बंद हो गई ऑर्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रेग्नेंट, गर्भवती, उसने या उसका नियरेस्ट कोई भी राष्ट्रपति को एप्लीकेशन दिया और मांग किया कि विशेष हालात हैं, नॉर्मल हालात नहीं है, स्पेशल है कंडीशन। अगर हार्ड वर्क लिया गया जेल में, तो प्रेग्नेंट महिला है, वो स्वयं डेथ हो जाएगा या उसका बच्चा मर जाएगा। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति जब पनिशमेंट कम करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी में कम किए, ये कैटेगरी कम्यूट और रिमिशन नहीं कहा जाएगा, स्पेशल कंडीशन। आप लोगों को स्पेशल कंडीशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल सुनाऊंगा, जो एसएसपी इंटरव्यू बोर्ड यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कई बार पूछे गए। समझिएगा, ये जीता जागता एग्जाम्पल। आपके कंट्री में राजीव गांधी की जो हत्या हुआ था, उसी से रिलेटेड एग्जाम। राजीव गांधी की हत्यारनी का नाम आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, नलिनी थी। तो नलिनी जो राजीव गांधी की हत्यारिन थी, सुप्रीम कोर्ट में उससे रिलेटेड केस चल रहा था। सारे सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने
नलिनी को हार्ड वर्क के साथ जेल ऑर्डर किया। और जब ऑर्डर हुआ तो नलिनी ने रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन देकर राष्ट्रपति को, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, जेल में बंद प्रेग्नेंट थी, कि महामहिम प्लीज कृपा करें, अगर हमारे साथ हार्ड वर्क हुआ तो मेरा बच्चा मर सकता है या मेरा भी डेथ हो सकता है। उस समय जर्नलिस्ट पत्रकार सोनिया जी से क्वेश्चन भी किए थे कि मैम आपका क्या विचार है, आपके हस्बैंड राजीव जी की हत्यारनी है नलिनी, और ऐसी ऐसी बातें, सिचुएशन, हालात मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सोनिया जी ने जर्नलिस्ट पत्रकारों को जवाब दिया था कि मेरे हस्बैंड की हत्यारनी नलिनी जरूर है, लेकिन नलिनी के गर्भ में जो बच्चा या बच्चे पल रहे हैं वो तो हमारे हस्बैंड के हत्यारे नहीं है। ये विचार सुन करके लोगों ने भी सोनिया जी का उस समय बहुत प्रशंसा किया कि सोनिया जी के हस्बैंड की हत्यारनी नलिनी जरूर है, बट सोनिया जी का विचार बहुत ही ह्यूमनिस्टिक, बहुत मानवीय, बड़ा उदार, बड़े दयालु हैं। और इस प्रकार से पीएम कैबिनेट मिलकर के रिकमेंड कर दिए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यही इस्तेमाल किए रिस्पाइट। अब सोनिए क्या होता था, नलिनी जेल में बंद है, बट प्रेसिडेंट जो इसके अंदर व्यवस्था किए, अब नलिनी जेल में बंद है, लेकिन जाने माने डॉक्टर नलिनी के पीछे लगे। जेल में दो जाने माने गवर्नमेंट डॉक्टर लगे, यानी नलिनी को ऐसे प्रेगनेंसी के हालात में कब कौन सा खाना उचित होगा, कितना न्यूट्रिएंट क्या लेना है, ये टेंशन डॉक्टर को है, नलिनी को नहीं। कब दूध चाहिए, कब सूप चाहिए, और कब चाय, कब पनीर रोटी, कब चावल दाल, ये डॉक्टर को टेंशन है, नलिनी को नहीं। कितना आराम करना है, टहलना बैठना, ये डॉक्टर को टेंशन है। नलिनी आराम से रहती थी डॉक्टर के देखरेख में, लगता ही नहीं था कि ये जेल है, लगता था हॉस्पिटल। इतनी बड़ी व्यवस्था। नलिनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों फिट फाट हेल्दी। आप सोच रहे होंगे कि आप बच्चे के जन्म के बाद नलिनी की व्यवस्था ऑलवेज की होगी, हमेशा? बिल्कुल नहीं। आप ये तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ये प्रेगनेंसी की सुविधाएं अनेक सारे और मेडिसिन बहुत सारी जरूरतें हैं, ये कब तक होगी एक इंजीनियर एडवोकेट नहीं जान सकता, ये डॉक्टर ही जानते हैं। डॉक्टर इसीलिए लगाए गए होते हैं। डॉक्टर ही रिपोर्ट देंगे सुप्रिंटेंडेंट जेल अधीक्षक को कि अब कोई बात नहीं, नॉर्मल हालात में गवर्नमेंट का रिपोर्ट जाएगा, और इसी के साथ अब उस महिला के साथ जो ऑर्डर है कोर्ट का हार्ड वर्क लिया जाएगा। निश्चित रूप से उस महिला का नियरेस्ट होगा, बच्चा उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, वो कोर्ट डिमांड करेगा, और उस कैदी के साथ महिला ही है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब हार्ड वर्क चलेगा। ये मत समझिएगा कि हमेशा उसको छूट होगा, समझ गए होंगे? तो ये है, आपने देखा रिस्पाइट, विराम, और इसी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, ये कैटेगरी डी, इनको देखते हैं, ये होगा प्रविलंबन। प्रविलंब, रिप्राइव, प्रविलंब। और रिप्राइव में व्यवस्था दिया गया है, ये है टेम्पोररी सस्पेंशन। टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस या डेथ पनिशमेंट जो भी कही, यानी हिंदी में कहा जाएगा मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। हिंदी में मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। टेम्पोररी समझिएगा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया, क्राइम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड का आदेश कर दिया, लेकिन अब जो भी परिस्थितियां हो, उसने रिक्वेस्ट किया राष्ट्रपति को सिर्फ इतने के लिए कि महामहिम प्लीज 4 दिन के लिए हमको समय दे दी, 2 दिन के लिए, जो भी डेट डिसाइड है, सपोज कर लीजिए 3 जून डिसाइड है, 3 जून 2019 को फांसी होना है, और उसने रिक्वेस्ट किया, राष्ट्रपति ने 4 दिन के लिए रोक दिया, तो 3 जून के बाद 2 दिन के लिए रोक दिया, 5 दिन के लिए रोक दिया, तो 3 जून के बाद जब वो डेट डिसाइड होगा 5 दिन के बाद, अब उनके लिए जलाब तैयार होगा, सब कुछ फांसी दे दिया जाएगा। तो आपने देखा रिप्राइव में परमानेंट उनको रिलैक्सेशन नहीं होगा, सस्पेंशन परमानेंट नहीं,
टेम्पोररी होता है, थोड़े समय के लिए, और उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मृत्युदंड पक्का मिलेगा। तो इसमें मृत्युदंड रुकता है, बट ऑलवेज के लिए नहीं, टेम्पोररी सस्पेंशन होता है, थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए थोड़ा सा अस्थायी रोका जाता है। लेकिन ये भी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं, पीएम एंड कैबिनेट के द्वारा रिटन रिकमेंडेड होंगे, तभी राष्ट्रपति इस पावर को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये सभी एक बार हम लोग बातें कर लें। ये था जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। एसएससी कमीशन आपसे क्वेश्चन किया है कि राष्ट्रपति को जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां किस आर्टिकल के अंडर है। ये सीजीएल में एसएससी कमीशन पीटी में पूछा है। आपका जवाब होगा अंडर आर्टिकल 72। आपको कुछ और भी बातें बता दूं, सीडीएस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। किस तरह से क्वेश्चन किया है समझिएगा। दिया है एक तरफ कम्यूट लघुकरण, और कम्यूट के सामने दे दिया है इस प्रकार से टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। नीचे दिया है रिप्राइव यानी नीचे दिया है परिहार रिमिशन, और उनके सामने दिया है इस प्रकार से चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। उसके नीचे दिया है रिस्पाइट, ये रिस्पाइट यानी विराम, और इनके सामने दे दिया है इस प्रकार से या दिया विदाउट चेंज ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो इस तरह से मैच कोई नहीं है। और सीडीएस में यूपीएससी पूछा है एबीसीडी 4 सेट देखकर कौन सा सेट मैच है। आप लोग बताइए, सभी की बातें एग्जैक्टली जैसे बताया आपके नोट्स में है, पीडीएफ में दिए हैं, क्लियर है अगर, तो जाहिर सी बात है आपके लिए क्वेश्चन आसान है। मैच कर लेंगे किसके सामने क्या, कम्यूट के सामने क्या होगा लिखे हैं, मैच कर लेंगे दिमाग में, और उसी अनुसार ऑप्शन सेट सही कर लेंगे। सेम यही क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस पीटी में भी पूछा है, सिविल सर्विस पीटी में पूछा है। ये 15 वर्षों में देखेंगे 2-3 बार पूछेंगे। आगे देखिए, यहां से क्वेश्चन हुआ है सीपीयू में। किस तरह से सीपीयू में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि दंड के प्रकृति को बदल करके दंड कम करने की व्यवस्था है, और एबीसीडी ऑप्शन दिया था यही कम्यूट, रिमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट। तो आप क्लियर हैं, तो किसमें है, किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेम यूपी पीसीएस में भी पूछा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच करने को भी देते हैं। जितनी भी कॉम्प्लिकेसी ला में मैच करने को जैसे आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने डिटेल आपसे शेयर किया, डिस्कस किया, अब आसान से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, समर सोनी का जरा क्वेश्चन देख लें। याकूब मेनन केस था ना सर, हाँ बिल्कुल, याकूब मेनन का जो केस था आप जानते ही हैं, उसको लेकर के 2 बजे रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कुछ लोगों ने खुलाया। प्रशांत भूषण वगैरह का नाम जानते होंगे। सोचिए भारत के लोग कितने देशभक्त हैं, एक आतंकवादी को बचाने के लिए भी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलाए। ये बड़े कष्ट की बात है, समझ गए होंगे। आइए देखा जाए नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, ये होगा नेक्स्ट पावर होगा, और नेक्स्ट पावर होगा ये होगा लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस प्रकार से, इनके लिए जो व्यवस्था किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां, इनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से। अंडर दिस इंडिया के प्रेसिडेंट को पावर होता है स्पीच देने का। तो भारत के राष्ट्रपति को पावर है, भारत के राष्ट्रपति को पावर होता है स्पीच देने का। तो राष्ट्रपति स्पीच देते हैं, यानी हिंदी में इसको आप कहेंगे अभिभाषण। स्पीच अभिभाषण देते हैं, और ये स्पीच अभिभाषण जो देते हैं, इनके 2 अवसर होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है, ये होता है फर्स्ट सीटिंग, ये है फर्स्ट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हिंदी होगा संसद
के दोनों सदनों की सॉरी फर्स्ट सीटिंग, ये गलत हो गया, सुधार लीजिए थोड़ा। ये होगा इस प्रकार से, फर्स्ट सीटिंग फर्स्ट सीटिंग ऑफ just after general election, first sitting of just after general election of Lok Sabha, फर्स्ट सीटिंग ऑफ जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। हिंदी होगा लोकसभा के सामान्य चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक। आप सभी लोग जानते होंगे जनरल इलेक्शन 5 इयर्स पर जनरली जो व्यवस्था दिया गया है लोकसभा के लिए, बिफोर 5 इयर्स भी अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, विघटन हो गया, तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते। तो जब कभी भी लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है, सामान्य निर्वाचन जब लोकसभा का होता है, तो लोकसभा के जनरल इलेक्शन के आफ्टर, लोकसभा के सामान्य चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक होता है। तो फर्स्ट सिटिंग प्रथम बैठक जब लोकसभा का होता है, उस प्रथम बैठक में शुरुआत होता है राष्ट्रपति के स्पीच अभिभाषण से। और इस प्रकार एक दूसरा अवसर भी, तो पहला अवसर देख लिए, यह होता है लोकसभा के जनरल इलेक्शन के आफ्टर फर्स्ट सिटिंग, पहला बैठक जिसमें राष्ट्रपति अपने स्पीच भाषण देते हैं, वहीं से शुरू होता है। और दूसरा अवसर कौन है जब राष्ट्रपति स्पीच देंगे, अब इनको भी देख लीजिए। ये दूसरा अवसर होता है, ये तो हो गया फर्स्ट, और दूसरा अवसर होगा, ये होगा फर्स्ट सीटिंग ऑफ बजट सेशन, फर्स्ट सीटिंग ऑफ बजट सेशन, फर्स्ट सीटिंग ऑफ बजट सेशन, बजट सत्र का प्रथम बैठक, फर्स्ट सीटिंग ऑफ बजट सेशन, बजट सत्र का प्रथम बैठक, ये ध्यान दीजिए। तो आप जानते होंगे हर वर्ष इंडिया गवर्नमेंट के बजट आते हैं, और बजट का समय जानते होंगे, बजट सेशन होता है फरवरी टू मई। तो फरवरी से लेकर मई तक जो बजट सेशन है, फरवरी के लास्ट में जो बजट आता है, तो बजट सेशन जो शुरू होता है फर्स्ट डे राष्ट्रपति के स्पीच अभिभाषण से। तो आपसे कमीशन पूछेगा इनमें से कौन सा अवसर है जो राष्ट्रपति पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। 4 साल हुआ, आईबी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस अवसर पर राष्ट्रपति स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, उसमें सही ऑप्शन था फर्स्ट सिटिंग ऑफ बजट सेशन, यानी बजट सत्र का प्रथम बैठक, दूसरा नहीं। इनमें से किस अवसर पर राष्ट्रपति स्पीच पार्लियामेंट में नहीं देते हैं, ऑप्शन देगा ए, बी, सी देगा कोई भी अवसर, डी नन ऑफ दिस। तो 2 ही अवसर है, तीसरा नहीं। आप समझ ही गए होंगे जवाब क्या होगा। इस तरह से व्यवस्था है। लेकिन अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूं, जो यूपीएससी भी, स्टेट पीसीएस भी, एसएसपी में भी, इंटरव्यू बोर्ड और एसएसपी में पूछते हैं, उनको जानिए। स्पीच यानी अभिभाषण, भाषण कहिए या अभिभाषण, कमीशन क्वेश्चन करता है क्या भाषण और अभिभाषण दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस है। तो कितने लोग मानते हैं कि दोनों सेम है, भाषण कहिए या अभिभाषण सेम है। अगर सेम मानते हैं तो अपने कमेंट टिप्पणी दे सकते हैं। कितने लोग हैं जो भाषण अभिभाषण को सेम मानते हैं, और जो मानते हैं कि भाषण अभिभाषण में डिफरेंस है, वो लिखें अपने कमेंट में डिफरेंस, और जो सेम मानते हैं सेम। थोड़ा आप लोगों का विचार देखना चाहूंगा, 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी अपने कमेंट दीजिए। कितने लोग हैं जो भाषण अभिभाषण को सेम मानते हैं, तो लिखें सेम, और जो दोनों में डिफरेंस मानते हैं वो डिफरेंस लिखें कमेंट। जल्दी आपके कमेंट का इंतजार मैं कर रहा हूं। समर, जितेंद्र, अजीत, जो भी हो अपने विचार दे सकते हैं।
समर ने दिया है डिफरेंस है, अजीत ने सेम बोला है, और लोग भी दीजिए अपने विचार, जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं बोलेंगे आप लोग, बस 2 ही लोग विचार दिए, बाकी लोग जल्दी विचार दीजिए भाई। बस सिर्फ समर और अजीत, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जितेंद्र नहीं, बोलिए जल्दी। समरेंद्र ने लिखा है डिफरेंस, चलिए। रोली ने सेम, नरेंद्र डिफरेंस देते चलिए, थोड़ा देख लें आप लोगों का विचार। और कोई जल्दी, नरेंद्र डिफरेंस लिखे हैं, बाकी लोग जल्दी। अब नहीं बोलेंगे आप लोग, जल्दी नहीं दे रहे। चलिए, कुछ लोगों ने दिया है, अब समझिए क्या है। दरअसल जिन्होंने माना है डिफरेंस, वही सही जवाब है। जैसे रोली का जवाब है सेम, गलत जवाब है। अजीत का जवाब है सेम, ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? दोनों में डिफरेंस होता है। और अब आप लोग एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं, आप डिफरेंस को समझिए, क्योंकि फ्यूचर में आप भी इंटरव्यू देंगे, एसएसबी का मौका मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर नॉलेज होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अच्छा जवाब देंगे। समझिएगा, भाषण जो होता है उसमें कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं। हमको आपको किसी मन से भाषण देने का मौका मिला तो आपके दिमाग में जो बातें आ रहा है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी समझ है, आप बोलते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जो समझ में आया आप बोलते हैं, दैट इज भाषण। इलेक्शन अभी कुछ समय पहले चल रहा था, राहुल गांधी जी भी भाषण दिए, प्रियंका गांधी भी, नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह जी भी, बहुत सारे नेता अपने भाषण दिए। अर्थात उसको कहा जाएगा भाषण, जो समझ में आया अपने अनुसार, कोई लिमिटेशन नहीं, उन्होंने भाषण में बोला, कोई लिमिटेशन नहीं, तो उसको बोला जाएगा भाषण। लेकिन राष्ट्रपति जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, 2 अवसर जो मैंने बोर्ड पर दिखाया, ये जो समझ में आएगा वो राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी होगी, सरकार की जो रणनीति होती है, वो रिटेन होगा, प्रिंटेड, और उसी को देख करके राष्ट्रपति, जो लिखा लिखाया होगा, उसी को देखकर राष्ट्रपति बोलते हैं, पढ़ सुनाते हैं। एक सेंटेंस भी राष्ट्रपति अपने मन से, अपने दिमाग से नहीं बोल सकते, यानी जो लिखा लिखाया है उतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए उसको भाषण नहीं कहा जाता है। कहना क्या उचित है? अभिभाषण। और क्यों अभिभाषण कहना उचित है? भाषण जो होता है इसका कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन भाषण के आगे जब वर्ड लग गया अभी, तो भाषण के स्कोप को लिमिटेड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण कुछ और दे रहा हूं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, आपको एसएमएस मिला, आपको यह जानकारी मिला कि पॉलिटी के क्लास में पॉलिटी के टीचर प्रशासन पढ़ाएंगे। तो प्रशासन का मतलब आप क्या समझ गए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। आपको इंफॉर्मेशन मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, प्रशासन पढ़ाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको टीच करूंगा। प्रशासन का मतलब निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, दोनों प्रकार का प्रशासन, बहुत ब्रॉड है, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे आपको पॉलिटी के लेक्चर का सोचना मिला, तो आपको जानकारी मिला कि पॉलिटी के टीचर जो क्लास लेंगे उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कोई लिमिटेशन नहीं, एवरी टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन आपको टीच करूंगा। लेकिन दूसरे दिन एसएमएस मिला कि पॉलिटी के टीचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, तो इसका मीनिंग हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बिफोर जो पब्लिक वर्ड ऐड कर दिया गया, इसका मतलब है स्कोप लिमिटेड हो गया। यानी मैं अब आप लोगों को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन किसी दिन मान लीजिए एसएमएस मिला
कि पॉलिटी के टीचर जो हैं वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। तो इस आगे क्या सोचना मिला कि पॉलिटी के टीचर जो पढ़ाएंगे ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, ये एसएमएस मिला। तो इसका भी मतलब लिमिटेड, यानी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी क्षेत्रों का प्रशासन नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ प्राइवेट निजी कंपनियों के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप लिमिटेड कौन किया? ये वर्ड। उसी तरह से भाषण जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन उसके आगे जो वर्ड लग गया अभिभाषण, इसके स्कोप को लिमिटेड कर दिया। अब समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति जो भी पार्लियामेंट में बोलते हैं वो अपने मन मर्जी से नहीं, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रणनीति है, प्रिंटेड, लिखित, रिटेन, उसी को पढ़ सुनाते हैं, अपने मन से नहीं। इसलिए उसको भाषण नहीं कहना उचित है, उसको कहना उचित है अभिभाषण। इंग्लिश में आप देखेंगे भाषण अभिभाषण दोनों के लिए एक ही वर्ड है, स्पीच। कारण क्या है? कारण सीधा सा है, इंग्लिश एक पुअर लैंग्वेज है जबकि हिंदी एक रिच लैंग्वेज है। हिंदी एक इतना धनी, इतना रिच लैंग्वेज है, एक एक इमोशन भावना के लिए, एक एक इमोशन के लिए, एक एक भावनाओं के लिए एग्जैक्ट वर्ड है। बट इंग्लिश में दो तीन शब्द जोड़कर इधर उधर करके तैयार करना पड़ता है मीनिंग। हमारे हिंदी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो क्लियर आपको मिला जवाब। आपने देखा, एग्जाम्पल एक और दे दूं, प्रणब मुखर्जी जी आपके देश के राष्ट्रपति थे और इस तरह से उन्होंने भी संसद में, लोकसभा में स्पीच देते रहे। लेकिन एक समय था राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भी उन्होंने स्पीच दिया था। सारे न्यूज़पेपर में खबर आया चैनल पर कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने कलकत्ता में भाषण दिए, और रियली उसको भाषण कहा जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं बोला, कलकत्ता में बोला। तो जो समझ में आया उन्होंने बोला, इसलिए कहा गया राष्ट्रपति का भाषण। आप समझ गए होंगे, ये है इनका लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन लेजिस्लेटिव पावर में इतना ही नहीं, राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर में कुछ और भी पावर है। अब उनकी बातें हम लोग करेंगे। आइए देखा जाए इनके लेजिस्लेटिव पावर में और क्या है। राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर में कुछ और भी पावर है, और कुछ और पावर क्या है अब उनको देखते हैं। राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर में इनको पावर होता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाने की, और ये व्यवस्था दिया गया है, ऑर्डिनेंस की व्यवस्था दी गई है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 23 में इनको ये व्यवस्था दिया गया है, और अनुच्छेद 23 में व्यवस्था इस प्रकार से, अनुच्छेद 23 में व्यवस्था है ये, गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए व्यवस्था है, गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंड करें। तो गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री की होगी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार इनको रिकमेंड करेगी। तो केंद्र सरकार रिकमेंड करेगी ऑर्डिनेंस के लिए। हिंदी में इसको कहा जाएगा अनुशंसा या सिफारिश। तो ये रिकमेंडेशन केंद्र सरकार करेगी राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को जब इन्होंने रिकमेंड कर दिया, अब क्या होगा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123, और प्रेसिडेंट अब अनाउंस करेंगे ऑर्डिनेंस के लिए। आफ्टर रिकमेंडेशन अपने मन से नहीं करेंगे, अनाउंस करेंगे, हिंदी में कहेंगे घोषित करेंगे। जिस डेट को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया, आफ्टर अनाउंसमेंट अब ये ऑर्डिनेंस हो गया कितने समय के लिए, ये हो गया 6 वीक्स, 6 सप्ताह के लिए हो गया, और विद इन 6 वीक्स ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। कैसे समझिएगा, पास्ड ऑर्डिनेंस ये पास होगा। सिंपली इसको इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए इस प्रकार से, ये होंगे, ये पास हो जाएगा, सॉरी, तो ये पास होगा, ये पार्लियामेंट से पास हो गया। अब जब पास हो गया, विद इन 6 वीक पास होना चाहिए, 6 सप्ताह के अंदर। अगर पास हो गया तो पास होने के बाद अब ये हो गया 6 महीने के लिए, और विद इन 6 मंथ ये पास हो गया, तो पास होने के बाद अब 6 सप्ताह के बाद, जो पास 6 सप्ताह के अंदर पास हो गया तो 6 महीने के लिए हो गया। गवर्नमेंट फिर बढ़ाना चाहती है तो 6 महीने के अंदर इसको पास करेगी, और फिर पास हो गया
तो हो गया अगले 6 महीने के लिए। यानी ऑर्डिनेंस बढ़ाया जाता है 6-6 महीना करके, एक बार में अनलिमिटेड नहीं। लेकिन आप लोगों को कुछ बातें क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस की जो व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? देखिए, जब कभी भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात आपके कंट्री में हो, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, कानून की जरूरत है, लॉ मेकिंग की जरूरत है, कानून चाहिए, जरूरत है कानून की। बट लॉ मेकिंग का सेंटर जो पार्लियामेंट है, संसद, आप जानते होंगे कानून वहीं बनता है, और वो काम नहीं कर रहा है। सपोज कर लीजिए हॉलीडे, ठीक है, छुट्टी है, या सेशन नहीं चल रहा है किन्हीं कारण से, हाल से तो सेशन नहीं चल रहा है, हॉलीडे का ही सिचुएशन है, छुट्टी। छुट्टी हॉलीडे से मतलब क्या है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। जैसे फर्स्ट सेशन चलता है फरवरी टू मई, यह फर्स्ट सेशन है, मई में एंड होगा। बट जस्ट आफ्टर दिस न्यू सेशन शुरू होता है, नया सत्र शुरू होता है जुलाई में। तो मई और जुलाई के बिटवीन कौन सा महीना है? आप कहेंगे जून। तो मई में पहला सत्र का समाप्ति हुआ और दूसरा सत्र शुरू हो रहा है जुलाई में। तो मई और जुलाई के बीच जो महीना है वो है जून। यानी जून में क्या है? हॉलीडे, छुट्टी। तो उसी जून के महीने में अगर कोई कानून की जरूरत है, भारत सरकार की, कानून बनता है संसद में और संसद काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेगी ऑर्डिनेंस लाकर। आगे समझिए, अगर सेशन चल रहा है तब भी गवर्नमेंट समझती है कि इमीडिएट जरूरत है, पास होने में लंबा टाइम लगेगा या दिक्कत होगी, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ला सकती है, हाउसेस के सेशन सत्र चलते हुए भी। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है आपने समझ लिया, प्रोसीजर सामने है, मैं बोल दे रहा हूं। जब ऐसे सिचुएशन हालात हैं, गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करना चाहती है बाय ऑर्डिनेंस, तो पीएम एंड कैबिनेट ऑन पेपर रिटन रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल जब रिकमेंड कर दिए तो राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे। जिस डेट को अनाउंस कर दिए, आफ्टर अनाउंसमेंट ऑर्डिनेंस हो गया, अध्यादेश हो गया। कितने समय के लिए ये भी जान लीजिए, कितने समय के लिए हो गया? 6 सप्ताह। और विद इन 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर अगर पास हो गया तो कितने समय के लिए हो गया? 6 महीने के लिए। और फिर 6-6 महीना करके ऑर्डिनेंस बढ़ाए जाते हैं। समझ गए होंगे? तो ऑर्डिनेंस 6-6 महीना करके कितना बढ़ाए जाएंगे, कोई लिमिटेशन नहीं। एक यूपीएससी का क्वेश्चन मैं आप लोगों को सुना दूं। यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस-पीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि विदाउट पास ऑफ पार्लियामेंट, बिना संसद से पास किए ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, अध्यादेश कितने समय के लिए मैक्सिमम हो सकता है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, संसद से पास किए बिना अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? कितने लोग जवाब देंगे? कितने समय के लिए हो सकता है वो समय लिखिए, कमेंट दीजिए, जल्दी टाइम दे रहा हूं, जल्दी बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे, जल्दी कमेंट नहीं, जल्दी कीजिए। मैक्सिमम बिना संसद के सदनों से पास किए अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। तो ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय के लिए? ये ऑर्डिनेंस की जो व्यवस्था है, ये है ऑर्डिनेंस। सॉरी, ये है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस की व्यवस्था, सॉरी, ये ऑर्डिनेंस की व्यवस्था है। अरे, ऑर्डिनेंस यानी हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश की व्यवस्था, एक तो आपसे क्वेश्चन होगा अंडर विच आर्टिकल, तो आपके पास जवाब है। आपके पास जवाब क्या होगा? आपके पास जवाब होगा ये आर्टिकल 123। तो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंडर है आपने देख लिया, अनाउंस किसके द्वारा होगा आपने देख लिया, बाय प्रेसिडेंट, रिकमेंडेड किसके द्वारा होगा, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कितने समय, ये भी देख लिया। मैक्सिमम कितना बिना पास किए ऑर्डिनेंस बढ़ाया जा सकता है, ये मैंने पूछा। समझिए, सही जवाब होगा। अच्छा,
कुछ लोग जवाब दिए हैं 6 वीक, कुछ लोग 6 मंथ, और कोई 6 मंथ। ज्यादा लोग दिए हैं जवाब, बोलिए जल्दी। रोली का जवाब है 6 मंथ, और सौरभ 6 वीक, 6 वीक। अजीत का जवाब, नरेंद्र 6 मंथ। सभी लोग कंफ्यूज हैं, सही जवाब नहीं है। सही जवाब समझिए, सही जवाब होगा 7.5 महीने, 7 मंथ एंड 15 डेज, 7.5 महीने। बोलिए कैसे, आप लोग बताइए। जो सेशन चलते हैं 2 बैठकों के बिटवीन, सीटिंग जो होते हैं हाउसेस के, 2 बैठक के बिटवीन मैक्सिमम गैपिंग कितना है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? 2 बैठक जो होते हैं पार्लियामेंट के हाउसेस के, तो 2 सीटिंग 2 बैठक के बिटवीन मैक्सिमम गैपिंग कितने होते हैं? आपका जवाब होगा 6 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं। तो मान लीजिए अनाउंस हो गया और गैपिंग हो गया 6 महीने, बैठक की नहीं हुआ, तो ये तो 6 महीना। और मैंने बोला है कि फर्स्ट सीटिंग के बाद होगा 6 वीक। 6 वीक का मतलब हुआ 1.5 महीने, तो 6 महीना प्लस 1.5 महीना कितना हुआ? 7.5 महीने। यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है आईएसपीटी में, आपका ऑप्शन दिया गया था 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ, और नेक्स्ट क्या था? यही 7 मंथ एंड 15 डेज, यानी 7.5 महीना। सही जवाब यही होगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो ये था ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट। स्पीच भी देख लिया, ऑर्डिनेंस भी देख लिया। इनके लेजिस्लेटिव पावर में यह भी पावर है कि 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट इन लोकसभा। 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति को नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर समझती है कि एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में सफिशिएंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पेपर रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर, नॉमिनेटेड हो गए। लेजिस्लेटिव पावर में प्रेसिडेंट को पावर है 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, तो 12 सदस्य राज्यसभा में ये नॉमिनेटेड होते हैं, और किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर। क्लियर? इसी प्रकार से देखा जाए तो ये सभी लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर इनको दिए गए, और ये होगा वीटो पावर। तो नेक्स्ट होगा, और इसको अब बोलेंगे वीटो पावर, यानी वीटो शक्तियां। तो नेक्स्ट है वीटो पावर, वीटो शक्तियां। विधायी शक्ति में इनको पावर है वीटो पावर, वीटो शक्ति। पॉइंट फर्स्ट वीटो होगा, ये होगा एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो आत्यंतिक, ये होगा आत्यंतिक। आत्यंतिक वीटो या निषेधाधिकार भी इसको कहते हैं, हिंदी में इसको निषेधाधिकार भी कहते हैं। तो ऑथेंटिक वीटो या निषेधाधिकार ये क्या होता है? नंबर फर्स्ट, सबसे पहले समझिए कि प्रेसिडेंट 2 बिल पर वीटो नहीं कर सकते। एक तो मनी बिल और सेकंड अमेंडमेंट बिल। अनुच्छेद 110 में व्यवस्था है धन विधेयक, राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते। अनुच्छेद 368 में व्यवस्था है संविधान संशोधन विधेयक, इस पर भी वीटो नहीं कर सकते। सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर के लिए बिल है 4 टाइप का। नंबर फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। नंबर सेकंड मनी बिल, धन विधेयक। और नंबर थर्ड फाइनेंस बिल वित्त विधेयक। एंड फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। 4 बिल हैं, जिसमें से 2 बिल पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते, यानी प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज एनी टाइप ऑफ वीटो पावर्स इन केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। 2 बिल बच गया, साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल अंडर आर्टिकल 107 एंड फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, इन दोनों पर वीटो करेंगे। वीटो कैसे होते हैं? फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो। अगर मान लीजिए कोई बिल पास होकर, ऑर्डिनरी बिल फाइनेंस बिल पास होकर और आ गया राष्ट्रपति के पास, दोनों हाउस से पास होकर आया है, राष्ट्रपति
को ये समझ में आया कि बिल डिफेक्टेड है, इस विधेयक में काफी कमियां हैं, तो राष्ट्रपति ने बता दिया कि बिल में ये कमियां हैं, बट सिग्नेचर नहीं किया, अर्थात बिल बर्बाद हो जाएगा। राष्ट्रपति को इसमें एब्सोल्युटली पावर है, आत्यंतिक रूप से पावर है, इसलिए इस वीटो का नाम है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। और सेकंड वीटो होगा ये इस प्रकार से, सेकंड होगा, इसको नाम दिया गया है, इसको कहा गया है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो या निषेधाधिकार, समझेंगे। देखिए, बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला गया, इसमें प्रेसिडेंट कुछ बोलेंगे नहीं, साइलेंट चुप मौन रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर नहीं किया गया है कि प्रेसिडेंट कितने समय तक साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बात मेंशन नहीं। तो राष्ट्रपति के टेबल पर पेपर पड़ा रह गया। एक समय आएगा राष्ट्रपति रिटायर्ड हो जाएंगे, सरकार भी चली गई, बिल बर्बाद हो गया। आपको जीता जागता एग्जाम्पल दे दो, आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। पोस्टल बिल पास करके राजीव गांधी की सरकार ने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ज्ञानी साहब के पास भेज दिए। ज्ञानी जी राष्ट्रपति हमारे देश के, यही वीटो इस्तेमाल किए, टेबल पर पड़ा रह गया, बर्बाद। आप लोग जानते होंगे आज के डेट में ये दोनों लोग दुनिया से विदा हो चुके हैं, यानी ज्ञानी जी भी, राजीव जी भी, लेकिन आज तक पोस्टल बिल एक्ट नहीं बना। क्लियर? राजस्थान में के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा बिल है जो पॉकेट वीटो का शिकार हुआ? सही ऑप्शन उसमें था पोस्टल बिल, डाक विधेयक। और नेक्स्ट वीटो देखिए, नेक्स्ट वीटो होगा, ये होगा थर्ड, ये होगा सस्पेंसेबल वीटो। सस्पेंसेबल वीटो हिंदी होगा स्थगन, वीटो या निषेधाधिकार। देखिए, सस्पेंसेबल वीटो, स्थगन निषेधाधिकार एक ऐसा वीटो है जिसमें जब बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति इसमें कोई एक्शन रिएक्शन कैसे देंगे, समझिएगा। राष्ट्रपति क्लियर बता देंगे बिल में ये डिफेक्ट है, ये कमियां हैं, बता देंगे, और बताने के बाद रिटर्न भी कर देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड कर दिए, ये डिफेक्ट डिमेरिट्स है, इसको रिमूव कीजिए। तो गवर्नमेंट के पास जब भेज दिए, माना कि गवर्नमेंट ने उसको सुधारा नहीं, संशोधन नहीं किया या संशोधन कर दिया जैसी उसकी मर्जी, माना कि बिल्कुल नहीं सुधारा और एज इट इज पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करके भेज दिया। किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति बाउंडेड हैं, क्या करेंगे? इस बिल में सिग्नेचर करेंगे। और अब जानते ही होंगे, राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर करते ही ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। यानी सस्पेंसेबल वीटो के अंडर राष्ट्रपति किसी बिल में एक बार ही रिटर्न कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोबारा रिटर्न करने, वापस करने का पावर नहीं है। सरकार ने बिल में जो डिफेक्ट था उसको संशोधन किया हो, सुधारा हो, या बिल्कुल न सुधारा हो, एज इट इज पास कर दिया हो, तब भी राष्ट्रपति बाउंडेड है, सिग्नेचर करेंगे। एसएससी कमीशन आप लोगों से यहां क्वेश्चन कर चुका है। एसएससी कमीशन पीटी में क्वेश्चन किया है जेल में कि इंडिया के प्रेसिडेंट सस्पेंसेबल वीटो के अंडर किसी बिल को कितने बार रिटर्न कर सकते हैं, कितने बार वापस कर सकते हैं? ऑप्शन दिया था 1 टाइम, 1 बार, 2 टाइम्स, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सही जवाब आपका क्या होगा? ए ऑप्शन, 1 टाइम, 1 बार, दोबारा पावर ही नहीं। तो इस तरह से आपने देखा, सभी लेजिस्लेटिव पावर मैंने डिस्कस किया डिटेल, इसके बाहर कोई कुछ हो ही नहीं सकता, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के बाद नेक्स्ट पावर होगा, और नेक्स्ट पावर 6th के बाद 7th पावर होगा, और ये 7th होगा, 6 के बाद लेजिस्लेटिव पावर के बाद 7th होगा, ये होगा इमरजेंसी पावर। तो ये होगा इमरजेंसी पावर, यानी आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, तो इमरजेंसी पावर आपातकालीन शक्तियों से रिलेटेड डिस्कस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज यहीं क्लास को हम स्टॉप करते हैं, विराम करते हैं। थैंक यू। किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जो डाउट हो रख दीजिए कमेंट जल्दी। कोई डाउट किसी को?
एनी डाउट? कोई क्वेश्चन? समर, सौरभ, अजीत, नरेंद्र, आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनय भी, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। स्लोली मैं आपको पढ़ाया हूं, आसानी से समझे होंगे सभी एग्जाम्पल देकर। तो आज मैं यहीं क्लास को स्टॉप करता हूं, क्लास ऑफ करता हूं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।